नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सांसद भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। तब आम आदमी पार्टी ने इसके लिए एक फोन नंबर जारी किया था। केजरीवाल ने कहा था कि 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच 21 लाख से ज्यादा लोगों ने इस नंबर पर अपना जवाब दिया। केजरीवाल के मुताबिक 93.3% लोगों ने भगवंत मान के नाम का समर्थन किया, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में 3.6% लोग थे। सिद्धू ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों का गणितीय आधार पर विश्लेषण करें तो ये झूठे साबित होते हैं। सिद्धू ने कहा कि आमतौर पर इस तरह की एक कॉल 25 सेकंड की होती है और 4 दिनों के भीतर ऐसी सिर्फ 23,040 कॉल ही रिसीव की जा सकती हैं। सिद्धू ने कहा ये लोगों को धोखा देने का तरीका है और केजरीवाल ने यही किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो चुनौती देते हैं कि केजरीवाल 21 लाख कॉल का रिकॉर्ड दें। उन्होंने कहा कि 21 लाख संदेशों को पढ़ने के लिए कितने सारे लोगों की जरूरत होगी और कंप्यूटर भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत की है। सिद्धू ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो इस तरह का फर्जी प्रचार चलाने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करें। सिद्धू ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के लिए लोगों की राय मांग रही थी तो उसमें सिद्धू का नाम क्यों डाला गया। बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहने वाले बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर हमलावर होने को लेकर कहा है कि वो हमेशा से जनता के पाले में रहे हैं। जो जनता के सवाल होंगे वो उठाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने स्वार्थ के लिए घुटने नहीं टेक सकते हैं। हिंदी अखबार दैनिक जागरण के साथ बातचीत में वरुण गांधी ने कहा कि मैं राजनीति में अपना निजी स्वार्थ साधने नहीं आया हूं। साथ ही उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को मानते हुए कहा कि जब मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव था, सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपनी बेटी की एफडी तोड़कर उन पैसों से पीलीभीत में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं पहुंचाई। बता दें यूपी सरकार कहती रही है कि ना ही कहीं प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी और ना ही दवाओं की। दैनिक जागरण के साथ बातचीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा कि हम एक युवा देश हैं जहां 35 साल से कम उम्र वाले युवाओं की संख्या लगभग 70% है। उन्होंने कहा कि भूलिए मत, इन्हीं युवा मतदाताओं ने 2014 के बाद लगातार भाजपा को वोट दिया है। आज उनकी स्थिति क्या है? आज तो युवाओं के लिए उनकी डिग्री भी नौकरी की गारंटी नहीं रह गई है। 2019 में 5.5 करोड़ यानी 5.5 करोड़ युवाओं ने डिग्री हासिल की, पर उनमें से 90 लाख बेरोजगार रह गए। उन्होंने कहा कि हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तेजी से लेबर फोर्स बढ़ी है। पहले जहाँ करीब 15 करोड़ लोग मेहनत मजदूरी से जुड़े थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 17 करोड़ 7 लाख के आसपास पहुँच गई है। हमें युवा वर्ग के सपनों को मुकम्मल आसमान देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि अभी किसानों की काफ़ी मांगें बाकी हैं। किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने की खबरें कई दिनों से चल रही हैं। वो बीजेपी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेश पांडे ने उन्हें 85,540 मतों से हराया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां अभी अगड़ा बनाम पिछड़ा की ओर बढ़ चुका है, तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव में एक बार फिर पाकिस्तान की एंट्री कराई जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य ये है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर अभी होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जीत भी जाती है, फिर भी उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। एनडीटीवी से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को लेते हैं तो इन राज्यों में लगभग 200 लोकसभा सीटें हैं और यहां तक कि बीजेपी जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी तब भी वो यहां महज 50 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। वो बाकी की 350 सीटों पर एक तरफा कर रही है। किशोर ने कहा कि आपको बताता है कि अगर कांग्रेस या तृणमूल या कोई अन्य पार्टी
या इन पार्टियों का गठजोड़ खुद को फिर से संगठित करता है और अपने संसाधनों और रणनीति को फिर से बनाकर कहता है कि वो 200 में से लगभग 100 सीटें जीत सकते हैं, तो विपक्ष वर्तमान संख्या के साथ भी 250 से 260 तक पहुंच सकता है और फिर उत्तर और पश्चिम में 100 सीटें जीतकर संभवतः बीजेपी को हराना संभव है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं एक विपक्षी मोर्चा बनाने में मदद करना चाहता हूं जो 2024 में एक मजबूत लड़ाई दे सके। आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित बदलाव का तेलंगाना ने भी विरोध किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि ये एक खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा है कि आईएएस नियमों में एक तरफा बदलाव लाने की कोशिश संवैधानिक ढांचे और संघवाद के खिलाफ है। राव ने केंद्र से आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को हटाने का आग्रह किया। इससे पहले केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने भी केंद्र को पत्र लिखकर प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया और उसे वापस लेने की मांग की। राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बदलाव आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग पर फैसले लेने के लिए केंद्र को व्यापक अधिकार देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पर बनी फिल्म को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। वाई आई किल्ड गांधी यानी मैंने गांधी को क्यों मारा नाम की इस फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका एनसीपी सांसद और फिल्म अभिनेता अमोल कोल्हे ने निभाई है। इस फिल्म को लेकर इसलिए बवाल मचा हुआ है क्योंकि एनसीपी नाथूराम गोडसे का विरोध करती आई है। ऐसे में उसके सांसद द्वारा फिल्म में गोडसे की भूमिका निभाना उसके गले की हड्डी बन गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने अपने सांसद अमोल कोल्हे द्वारा इस फिल्म में गोडसे का किरदार निभाने पर ऐतराज जताया है। हालांकि शरद पवार ने कोल्हे का बचाव करते हुए कहा कि कोल्हे ने उस समय इस फिल्म को साइन किया था जब वो एनसीपी में नहीं थे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि अमोल कोल्हे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के ऊपर बनी फिल्म पर अभिनय करने से इनकार करना चाहिए था। ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे के ऊपर बनी फिल्म में अभिनय करके बापू का अपमान किया है। दिल्ली में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस से पहले एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली में 100% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 82% लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये पूरे देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड है। बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों को हटाएंगे क्योंकि जब कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं और 614 लोगों की मौत हुई है। कल कोरोना के 3,06,064 मामले सामने आए थे। साफ है कि संक्रमण के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 22,36,842 हो गया है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 28,286, पश्चिम बंगाल में 4,546 और दिल्ली में 5,760 मामले सामने आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के दौरान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप में F-35, F-16 लड़ाकू विमानों, सैनिकों और युद्धपोतों को तैनात किया है। ये तैनाती रूस के नज़दीक स्थित अलग अलग देशों में की गई है। इसके अलावा अमेरिका ने युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करीब 8,500 सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। ये सैनिक शॉर्ट नोटिस पर तैनाती के लिए तैयार हैं। बता दें, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर करीब 1,00,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की आशंका लगातार जताई जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।